The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में आज हम बात करेंगे केरल की राजनीति पर विस्तार से। यूडीएफ और एलडीएफ ने अपने नारे दिए, भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, चिरपरिचित चेहरा मेट्रो मैन ई श्रीधरन। इन सब के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, हिंदी भाषियों को जानना चाहिए दूसरे राज्यों में क्या सियासत हो रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बंगाल में किस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरह की पालेबंदियां हो रही हैं। कुछ दूसरी खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। 2005 সালে তৎকালীন শাসক দলকে হটানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে যোগ দিয়ে যে অন্যায় করেছিলাম, আবার সেই পুণ্যভূমিতে ফিরে আমি সমস্ত মানুষের কাছে আমার এই অন্যায়ের জন্য কান ধরে উঠবোস করে ক্ষমা চেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। दिन का वीडियो आपने देखा। अब आप कसरत की व्यायामशाला की शब्दावली में एक नया शब्द, एक नया मुहावरा जोड़ सकते हैं, राजनीतिक कसरत। माननीय नेताजी नाम सुशांत पाल अभी कल तक टीएमसी के नेता थे। पिंगला इलाके की एक जनसभा में कान पकड़कर उठा बैठक कर रहे थे। हमने इस तरह की उठा बैठक खूब की है अपने प्राइमरी स्कूलों में मास्टरों की सजा के फलस्वरूप, लेकिन हम बच्चे थे। क्या आपको ये बच्चे नजर आ रहे हैं? पाल साहब का कहना है कि हमसे गलती हो गई, जिसके प्रायश्चित के स्वरूप 3 बार उठे बैठे। कहां पर? शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी रैली में। वजह क्या बताई उठा बैठक की? कि 2005 तक मैं भाजपा में था, फिर लेफ्ट को हराने के लिए टीएमसी में चला गया, लेकिन मैंने गलती की, अब मैं अपनी मूल पार्टी भाजपा में आ गया हूं टीएमसी को हराने के लिए। हार जीत के खेल और इस तरह की राजनीतिक तमाशेबाजियां अभी खूब चलेंगी। चुनाव का वक्त है, आपको सब नज़ारे दिखाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी यूपी से है। आगरा के ताजमहल और लखनऊ स्थित विमेन पावर लाइन मुख्यालय में बम की सूचना से आज हड़कंप मच गया। पहली सूचना ताजमहल में बम होने की आई। ये सूचना मिलते ही आगरा पुलिस और सीआईएसएफ ने पूरे परिसर को खाली कराया और सर्च ऑपरेशन किया, कोई बम नहीं मिला। बाद में ताजमहल में बम की सूचना देने वाले को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ठीक इसी तरह की सूचना विमेन पावर लाइन के लिए भी आई थी। घंटों की जांच के बाद ये सूचना भी फर्जी निकली। पुलिस यहां भी सूचना देने वाले की तलाश कर रही है। दूसरी सुर्खी, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के ठिकानों पर बुधवार को शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड कल रात 11 बजे तक और आज पूरे दिन जारी रही। आयकर विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म्स, क्वान, एक्सीड और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ऑफिस को रात भर खंगाला। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ लॉकर्स पर भी पाबंदी लगाई। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल के अलावा आयकर विभाग ने विक्रमादित्य मोटवाने और विजय सुब्रमण्यम के घर की भी तलाशी ली। डिपार्टमेंट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई में कई लोगों के शामिल होने की वजह से लंबा वक्त लग सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभियान 3 दिन तक चल सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े अधिकारी हर तरह का डिजिटल एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करनी पड़ रही हैं, इसलिए भी इतना वक्त लग रहा है। तीसरी सुर्खी पीएफ से जुड़ी है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। पिछले वित्त वर्ष में भी इतना ही ब्याज था, यानी कि कोई तब्दीली, बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं है। ये फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की बैठक में हुआ। ईपीएफओ के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ साल 1951 में बना कर्मचारियों के लिए। इसके ऑफिस में ऐसी सभी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो कर्मचारियों का एक पीएफ खाता खुलवाए और फिर उसमें कुछ पैसे जमा करवाए। इसका मकसद निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा देना है।
इस पैसे से कर्मचारियों के भविष्य की ज़रूरतों के लिए पैसों की बचत होती है। प्रोविडेंट फंड को सुरक्षित ब्याज, टैक्स सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग तीनों के लिहाज से अच्छा विकल्प माना जाता है। इसीलिए कई लोग हर महीने की तनख्वाह में बड़ा पीएफ कंट्रीब्यूशन करने को प्राथमिकता देते हैं। माना जा रहा था कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस साल ईपीएफओ की ब्याज दर में कमी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका फ़ायदा 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। वेब सीरीज तांडव से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले वेब शो और फिल्मों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि हाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उन्हें कल यानी 5 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में रेगुलेशन जरूरी है क्योंकि कुछ जगह पॉर्न कंटेंट भी दिखाया जा रहा है। कोर्ट में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपर्णा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, जो लोग देश भर में एफआईआर फाइल कर रहे हैं वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। आप एफआईआर की तरफ देखिए, अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। कल भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। पांचवी सुर्खी ये लेबर एक्टिविस्ट शिव कुमार से जुड़ी है। मजदूर किसान अधिकार संगठन से जुड़े शिव कुमार को नवदीप कौर के साथ 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कुल 3 केस थे। 2 मामलों में उन्हें 3 मार्च को ही जमानत मिल गई थी, एक में आज मिल गई। शिव कुमार पर दंगा भड़काने और हत्या का प्रयास करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। उन्होंने मीडिया को बताया था कि 12 जनवरी को सोनीपत में एक मजदूर संघ के धरने पर बैठने को लेकर पुलिस के साथ विवाद हुआ था। उनका दावा था कि तब वो मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि पुलिस का कहना था कि शिव कुमार 12 तारीख को घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, जब फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला किया। शिव कुमार के मुताबिक 16 जनवरी को जब वो किसानों के आंदोलन में थे तब पुलिस ने उन्हें उठाया। शिव कुमार के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें 16 नहीं 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और जानकारी परिवार को दी गई। हालांकि जब शिव कुमार को चंडीगढ़ में मेडिकल करवाया गया तो उनके हाथ और पैर में 2 फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई, जो कई लोगों को लगता है कि शिव कुमार द्वारा पुलिस पर लगाए आरोपों की पुष्टि करता है, लेकिन अभी न्यायालय ने इस पर कुछ नहीं कहा। छठी सुर्खी बंगाल से है। शिवसेना और एनसीपी ने बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला किया है। शरद पवार बंगाल में ममता बनर्जी के साथ एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा की थी। ऐसी ही एक घोषणा आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने भी की। अखिलेश यादव ने जब ऐलान किया था समर्थन का तो कहा था कि बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर जतन कर रही है, उसे रोकने के लिए विपक्षी दल तैयार हैं। सपा नेता ममता के लिए प्रचार भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने, जो पिछली बार गठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव लड़े थे बंगाल में, उन्होंने भी इसी आशय का बयान दिया। तेजस्वी पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का हिस्सा थे। अब जिन चुनावों की बात हो रही है उनके कैंडिडेट्स की बात कर लें। एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि टीएमसी कल यानी 5 मार्च को 294 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट एक बार में जारी कर सकती है। आज शाम को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर मंथन चलता रहा। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट की लिस्ट भी कल आ सकती है। एक सुर्खी ममता बनर्जी के विधायक ने भी बनाई। उत्तरी दिनाजपुर जिले की चोपड़ा सीट से विधायक हैं हामिदुल रहमान। बयान दे रहे थे या धमकी दे रहे थे, आप खुद सुन लीजिए। इनका कहना था कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो वो नमक हरामी होगी। ये नमक का कौन सा हिसाब किताब है, विधायक जी से जरूर पूछा जाना चाहिए। और ये भी कि जब वो कह रहे थे कि खेला होबे तो किस खेल की बात कर रहे थे, बयान सुनिए। যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লেগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লেগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ।
हम जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन गुरुवार 4 मार्च को एक बड़ी खबर आई केरल से। अब तक हम चुनाव के बारे में बंगाल और तमिलनाडु के बारे में खूब बात कर चुके हैं। आज हमें लगा कि हिंदी भाषियों को या हिंदी समझने वालों को थोड़ा केरल की पॉलिटिक्स से भी रूबरू करवाएं। यहाँ पर आज 2 एंट्रियों ने तहलका मचाया। पहली एंट्री ईडी की, जिस पर बाद में बात करेंगे। उसके पहले आपको बता देते हैं दूसरी एंट्री यानी मेट्रो मैन ई श्रीधरन के बारे में। फिलहाल बात इस एंट्री की जिसे करवाया बीजेपी ने। मेट्रो मैन नाम से मशहूर 88 साल के ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने अपनी विजय यात्रा के दौरान गुरुवार को इसका ऐलान किया। बोले केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों का ही पुल टूट रहा है। ई श्रीधरन ने कई पुलों को बिना किसी भ्रष्टाचार के बनाया है और वो खूब चल रहे हैं। ई श्रीधरन ने पिछले हफ्ते ही बीजेपी ज्वाइन की थी। उस वक्त भी ये साफ कर दिया गया था कि वो राज्यपाल जैसी किसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये एक बिना शक्ति का संवैधानिक पद है। वो इस पद पर रहकर राज्य के लिए कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे। ये बयान साफ तौर पर उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की तरफ इशारा करता था और अब इसका ऐलान भी हो गया। गुरुवार को श्रीधरन ने यह भी साफ किया कि वो राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और जीत के लिए आश्वस्त। क्या था उनका बयान? मैं किसी भी सीट से लड़ने को तैयार हूं। पूरा भरोसा है राज्य में बीजेपी सत्ता संभालने जा रही है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ूं जो मलप्पुरम के पोन्नानी के करीब हो, जहां इस वक्त मैं रह रहा हूं। श्रीधरन ये भी बोले कि वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे। हालांकि उनको भरोसा है कि वोटर्स तक उनका मैसेज पहुंच जाएगा। 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में जन्मे ई श्रीधरन देश में कई अहम प्रोजेक्ट्स के कर्ता धर्ता रहे हैं। सबसे पहले कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट और उसके बाद दिल्ली मेट्रो और कोच्चि मेट्रो और लखनऊ मेट्रो, यहाँ श्रीधरन ने अपनी सेवाएं दी। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद वो मलप्पुरम के पोन्नानी में रहते हैं। हम नेताओं के बयान के आधार पर आपको खबर दे देते हैं और अपने घर का रुख करते हैं, लेकिन नेता कभी भी बयान बदल लेते हैं। वी मुरलीधरन ने पहले तो कहा कि ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन 2.5-3 घंटे बाद ही नेताजी ने बयान बदल दिया और सफाई में कहा कि मैं ये कहना चाहता था कि मीडिया रपटों के जरिए मुझे पता चला कि पार्टी ने ये ऐलान किया, लेकिन जब मैंने पार्टी के मुखिया से पूछा तो ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था। और इन्हीं नेताजी के बयान के आधार पर खबर भी बन गई, लेकिन हमें लगा कि आप तक पूरी खबर जितना मुमकिन हो पहुंचे, समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए आपको खबर और विश्लेषण के बाद मेरा ये ऑडियो नोट सुनाई दे रहा है। अब आगे की बात। बीजेपी के इस कदम के एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस नीत यूडीएफ ने भी अपना चुनावी नारा जारी किया। ये नारा है नाडु नानकन यूडीएफ, यानी कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए यूडीएफ। केरल में विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथला ने यह नारा जारी करते हुए कहा कि ये गठबंधन एलडीएफ के भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, अवैध नियुक्तियों और सोने की तस्करी के मामले में सीएम के कार्यालय के नाम को मुद्दा बनाएगा। इससे पहले रविवार को राज्य के सत्तारूढ़ लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने भी अपना चुनावी नारा जारी किया था। और ये नारा क्या है? उरप्पनु एलडीएफ, यानी कि निश्चित रूप से एलडीएफ ही। इन नारों का कितना असर होगा ये भी हमने जाना एक्सपर्ट से। केरल जैसे राज्य स्टेट में देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के कहीं भी जाएंगे तो एक कंसोलिडेटेड कॉन्क्रिटाइजेशन हो चुका। केरल में तो पूरा पोलराइज सोसाइटी है। उस पोलराइज सोसाइटी में सिर्फ जो नौजवान आज अगर हम बोलेंगे कि मिलेनियल 2000 के बाद जो जन्म लिया, अभी पहले बार वोट डालने आएगा, उनके लिए तो ये जो ट्रेडिशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन केरल के हर परिवार में अब अगर आप वहां पे कैंपेन करते हुए जो पॉलिटिकल वर्कर भी जानते हैं कि इस घर में अगर हम जाने का कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इनका वोट है। तो चुनाव का दिन में भी वो वेट करके रखता है हमारा कितना वोट आया, कि जैसे हम विश्वविद्यालय में जेएनयू में हम देख चुके हैं कि हमारा कौन वोट करेगा, दूसरा को कौन वोट करेगा, हमारा पैनल वोट। ऐसे केरला में तो कैंपेन मैनेजर्स ये पूरा मान के चलते हैं कि ये हमारा वोट है, इस घर में ये आदमी नहीं है। तो नारे से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले है। लेकिन केरल की राजनीति में अभी हमको देखने का सबसे ज्यादा हमको देखने का ये देखना है कि राहुल गांधी
केरल के चुनाव के टाइम में वहां पे कितना प्रचार पे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वायनाड का एमपी है, पिछले बार वायनाड से वो लड़ने की वजह से ही मतलब यूडीएफ को मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़ा मतलब स्वीप किया है। लेकिन असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी कितना टाइम केरल में देंगे, उसी पे वहां पे कुछ फर्क दिख सकते हैं। खबर की शुरुआत में हमने ईडी की एंट्री की बात की थी, अब वो भी जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केरल दौरे के ठीक बाद ईडी ने KIIFB के CEO KM अब्राहम और डेप्यूटी CEO को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया। ये KIIFB का मामला क्या है? इसकी स्थापना 1999 में हुई। बनाया गया था ताकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी उपक्रमों को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके। 2016 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF की पिनराई विजयन सरकार ने अपने पहले बजट में इस बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने वाली संस्था में बदल दिया। कहा कि बजट में घोषित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में कई बरस लग जाते हैं, ऐसे में काम में फुर्ती आए और प्रोजेक्ट को समय पर पैसा मिले, इसके लिए बोर्ड के जरिए लोन की प्रक्रिया का प्लान तैयार किया गया। मुख्यमंत्री विजयन इस बोर्ड के चेयरमैन हैं और राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक वाइस चेयरमैन, और इसी काम में गड़बड़ी के आरोप हैं। दरअसल 18 जनवरी को CAG की केरल राज्य की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया और इसमें कैग ने कहा कि इस KIIFB यानी कि बोर्ड के लिए पैसा असंवैधानिक तरीके से जुटाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बोर्ड की मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, विधायी मंजूरी नहीं ली गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारें संविधान के आर्टिकल 293(1) के जरिए कर्जा लेती हैं, जिसके मुताबिक राज्य कंसोलिडेटेड फंड या साधारण खजाने से लोन चुकाने की गारंटी पर भारत की सीमा के अंदर कर्ज ले सकता है। बजट से बाहर लिया गया ये कर्ज आर्टिकल 293(1) के मुताबिक नहीं है, चूंकि बजट डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र नहीं और ना ही इसे विधानसभा की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री विजयन ने कैग की इन सभी आलोचनात्मक टिप्पणियों को खारिज करते हुए 23 जनवरी को कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया था और कहा था कि ये रिपोर्ट कैग की राज्य के विकास के हितों के खिलाफ और राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब ईडी के नोटिस पर फिर से पिनराई विजयन को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि UDF यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और बीजेपी, उन्होंने इस मामले को मुद्दा बनाने में देर नहीं की। क्या इसका चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? वह भी तब जब दिसंबर में हुए चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से सत्तारूढ़ LDF ने नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में बहुमत हासिल किया 40.2% से ज़्यादा वोट के जरिए। इस भ्रष्टाचार का क्या चुनाव पर असर होगा, ये सुनिए एक्सपर्ट के हवाले से। देखिए, मतलब जब करप्शन, भ्रष्टाचार की जो बात है ना हिंदुस्तान की राजनीति में, ये मतलब मेरे ख्याल से 1980 जैसे बोफोर्स कांड के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप पे अगर किसी का राजनीतिक भविष्य पे असर पड़ता, तो आज जितना भी हमारा बीच में जितना भी पॉलिटिकल प्लेयर्स है ना, उनमें से कोई भी अभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार एक पॉपुलर परसेप्शन की एक बात होती है, लेकिन उसमें अभी ट्रेजेडी, मतलब इसका सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य स्थिति ये है कि मतलब कोई भी उसमें से विमुक्त नहीं है। कि तमिलनाडु के राजनीति देखिए, मतलब द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम और ADMK कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल के बाद DMK का स्टॉक तो इतना मतलब गिरा नहीं, थोड़ा से एक अपसेट हो सकता है। और वो जैसे मतलब केरल में देखिए, मतलब पिनराई विजयन का जो सरकार अभी पिछले चुनाव में जब जीत गया है, उस टाइम में वो सोलार एनर्जी का कुछ सोलार स्कैंडल करके बहुत बड़ा कैंपेन चला था। लेकिन ये नहीं है कि मतलब इस सरकार पे भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो मतलब राजनीति में अभी क्या है, मतलब लग रहा है कि हमाम में तो लग रहा है कि सब नंगे हैं। तो इस भ्रष्टाचार की वजह से मुझे नहीं लगता कि मतलब राजनीतिक परिणाम में कोई असर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। कि भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है, लोग चिंतित है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन उसी लोगों को सामने राय भी नहीं है कि अगर ये भ्रष्ट है तो वो भी भ्रष्ट है। तो ये मतलब एक परसेप्शन बन चुका है। वो मेरा एक आई थिंक दिस इज व्हाट पिछले 30 साल के अंदर भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा एक परिणाम यही निकला। चुनाव है, सब अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लल्लन टॉप भी कर रहा है। जल्द ही लल्लन टॉप आपको केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और
बंगाल में नजर आएगा। दिखाएंगे आपको लोकतंत्र के कुछ नए रंग। देखते रहिए लल्लन टॉप। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ख्याल रखते रखते आपको एक चीज़ और बता दें, बीते दिनों हमने पॉजिटिव न्यूज़ की शुरुआत की थी, फिर हमें लगा कि बुलेटिन लंबा हो रहा है, कई लोग कह रहे थे अरे कितना बोलते हो भैया, तो हमने हटा दिया। फिर आप में से कुछ लोगों ने डांट लगाई कि हटाना था तो बाकी चीज़ें हटा देते, गलत बटन क्यों दबा दिया। इसलिए आज से पॉजिटिव न्यूज़ की वापसी हो रही है। देखिए क्या है आज की पॉजिटिव न्यूज़। इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली के आर.के. पुरम थाने की ये तस्वीरें जिसमें बनी है लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए है, फ्री में चलाई जा रही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस लाइब्रेरी का संचालन थाना प्रभारी राजेश कुमार करते हैं। पिछले दिनों ट्विटर पर ऐसी ही एक और लाइब्रेरी की खबर आई थी, वो भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में एक इलाका है मरवाही, जिसे अजीत जोगी के पॉलिटिकल स्टेशन के तौर पर जाना जाता था। पेंड्रा मरवाही एक नया बिलासपुर से बना जिला है। वहाँ के एसपी सूरज सिंह परिहार ने एक शहीद के नाम पर भी लाइब्रेरी बनवाई, जिसका उद्घाटन शहीद की बेटी और आईजी रतनलाल डांगी ने किया। ये लाइब्रेरी अपने ज़िले की पहली मानक लाइब्रेरी है, निःशुल्क है, करियर से जुड़े कोर्सेज और एंट्रेंस एग्जाम के लिए किताबें मौजूद हैं। इस बारे में लल्लन टॉप से बात करते हुए वहाँ के एसपी सूरज सिंह ने कहा कि मैं खुद जब पढ़ता था तब किताबें बहुत महंगी आती थी। मुझे लगा कि अगर लोगों का सहयोग लेकर इस तरह की लाइब्रेरी शुरू की जाए जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मदद मिले तो अच्छा होगा। ये शानदार पहल है, इसके लिए दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के ये जो अधिकारी हैं इनको हमारी खूब बधाई पहुँचे और आप तक हमारी ये दरख्वास्त पहुँचे कि यदि आपके पास अतिरिक्त किताबें हैं, संसाधन हैं, तो बुक बैंक शुरू करिए, लाइब्रेरी शुरू करिए। जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही समाज बेहतर होगा। शो में आज इतना ही। पढ़ने की बात कर रहा हूँ और किसको पढ़ें फणीश्वर नाथ रेणु को, हिंदी के महान मूर्धन्य साहित्यकार जो आज जीवित होते तो 100 बरस के होते। आप अक्सर हमसे पूछते हैं कौन सी किताबें पढ़ें। हिंदी की जिन क्लासिक्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल है, ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। और उस अमर कहानी के बारे में कौन भूल सकता है जिसका शीर्षक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस पर फिल्म भी बनी है, शैलेंद्र ने कमाल की फिल्म बनाई जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान लीड रोल में है। अपने इर्द गिर्द के साहित्यकारों को पढ़ते रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए, बेहतर इंसान बनते रहिए। शो में अब विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।